हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसका कौन सा टॉपिक? प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 4 को अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वही वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना एंड देन फिर आना आप इस टॉपिक पर, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ठीक है, तो वो प्रिकॉशंस क्या है वो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हमसे बोला जा रहा है जो इंटरमीडिएट गुड्स रहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो हमने परचेज करे होते हैं वो सामान। ठीक है, फाइनल गुड्स मतलब जो हम बेच रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम वैल्यू ऑफ इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट्स भी बोलते हैं, एंड जो हम सेल कर रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं या फिर आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हम रॉ मटेरियल को या इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा लास्ट फॉर्मूला, मतलब लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वैल्यू एडेड वाला। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था? मैंने आपको लिखाया था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इंटरमीडिएट गुड को एक्सक्लूड कर दिया है, माइनस कर दिया है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लेते हैं? फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, एंड उसी फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल की भी वैल्यू इंक्लूड ही होती है, तो हमें अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स में उनकी वैल्यू ऑलरेडी दी होती है। इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो अगर हम वापस से या फिर से इंटरमीडिएट गुड्स को भी अलग से फाइनल गुड्स में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो फाइनल गुड की वैल्यू रहती है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू इंक्लूडेड रहती है, तो अगर हम अलग से ऐड कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें और किस चीज का ध्यान रखना है? सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जब ये गुड्स बने होंगे, जब किसी पहले इंसान ने उसे खरीदा होगा तो उसी साल में उसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई होगी नेशनल इनकम में, तो वापस से अगर उसे बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? As they were included in the year in which they were produced and do not add to current flow of goods and services। सेम बात बोली जा रही है, क्योंकि ऐसे गुड्स जो रहते हैं तो जिस साल में ऐसे गुड्स बने होते हैं उसी साल में उनकी वैल्यू इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो बाद में किसी साल में सेकेंड हैंड गुड्स कोई खरीद रहा है या बेच रहा है तो उस साल में उसकी वैल्यू इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, However, any commission or brokerage on sale or purchase of such goods will be included in the national income as it is a productive service। बोला जा रहा है लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को हम सेल या परचेज कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज लगता है तो हम जरूर उस साल
नेशनल इनकम में उस सर्विस को, उस ब्रोकरेज को या उस कमीशन की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। बोला जा रहा है ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, जिसे हम डोमेस्टिक सर्विसेज भी बोलते हैं, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही हैं, तो क्या आप उनको पैसे पे कर रहे हो? ठीक है, नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्विस है। आपकी मम्मी या आपकी बहन आपको पढ़ाती है, आपसे पैसे नहीं लेती, तो बेसिकली ये क्या है, डोमेस्टिक सर्विसेज है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर आपकी मम्मी टीचिंग ही करती है, उनका काम ही है टीचिंग, वो दूसरे के बच्चों को पढ़ाती है जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो जरूर इंक्लूड होगा। लेकिन अगर वो आपको पढ़ा रही है, आपको सर्विसेज दे रही है, घर पे किसी को सर्विसेज दे रही है जिसके बदले में उनको क्या नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, एंड जैसे कि वो घर में काम कर रही हैं, आपको खाना वाना बना के दे रही हैं, तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्विस दे रही हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, किचन, गार्डनिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। These services are produced and consumed at home and never enter the marketplace and are termed as non-market transaction. बोला जा रहा है ऐसी जो सर्विसेज है ना, ये घर पे दी जाती हैं एंड ये कभी भी मार्केट में एंटर होती ही नहीं है, मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इन सर्विसेज को नॉन मार्केट सर्विसेज, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, जिन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट और किस चीज का ध्यान रखना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल भी इंक्लूडेड। बोला जा रहा है सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली जा रही है या दी जा रही है, उसे आप नेशनल इनकम में इंक्लूड मत करो, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कुछ गुड्स लिए जा रहे हैं तो वो आप नेशनल इनकम में जरूर इंक्लूड करोगे। ठीक है, आया समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि आप क्या करते हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, जैसे कि आपका खुद का बिजनेस है जो प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड वही प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे लेकर जा रहे हो, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को आपने फैक्ट्री में बनाया है, इंडस्ट्री में बनाया है, तो उसमें भी तो आपके पैसे लगे हैं ना, लगे हैं कि नहीं? बिल्कुल लगे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात किसकी हो रही है, सर्विसेज की हो रही है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली या दी जा रही है, तो आप उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन वहीं पे अगर बात गुड्स की हो रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, in the national income as they contribute to the current output, their value is to be estimated or imputed as they are not sold in the market। बोला जा रहा है कि ऐसे गुड्स जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू रहती है ना, उसको एस्टिमेट, अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सोल्ड नहीं किए जाते। ठीक है, खुद के घर के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू तो होती है क्योंकि उनमें पैसा लगा होता है, तो हम उन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, वो भी उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करके। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है और किस चीज का ध्यान रखना है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। बोला जा रहा है कि जो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है ना, हम उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रेंट के हाउसेज में रहते हैं एंड रेंट पे करते हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यू तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के घर में रहते हैं, उनको कोई रेंट पे करना नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो घर की इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ना, वो गवर्नमेंट एस्टिमेट करके नेशनल इनकम में इंक्लूड करवाती है। ठीक है, आया समझ में? पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउसेज डू नॉट पे एनी रेंट। जो खुद के घर में रहते हैं वो रेंट पे नहीं करते, बट दे इंजॉय हाउसिंग सर्विसेज। लेकिन वो हाउसिंग सर्विसेज तो इंजॉय कर रहे हैं ना, घर में तो रह रहे हैं, इंजॉय तो कर रहे हैं।
सिमिलर टू दोज पीपल हु स्टे इन रेंटेड हाउसेस, जैसे रेंट के लोग अपने घर में एंजॉय कर रहे होते हैं, वैसे ही जिनका खुद का घर है वो भी घर में रह ही रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे कि 2 BHK रेंटेड घर में कोई रह रहा है, ठीक है, ये है रेंटेड हाउस, ठीक है, उसके बदले में कितना रेंट पे किया जा रहा है, 10,000, ठीक है। और 2 BHK किसका, खुद का हाउस है, ठीक है, किसका हाउस है, खुद का हाउस है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 BHK का रेंट ऑलमोस्ट कितना लिया जाता है, 10,000। तो हम 2 BHK जो कि हमारा खुद का ही घर है, जिसके लिए हम कोई रेंट पे नहीं कर रहे, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू भी हम 10,000 मानेंगे एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आया समझ में, क्या बोला जा रहा है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ सच हाउसिंग सर्विसेज इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर एकोमोडेशन। सिमिलर एकोमोडेशन से हम कंपेयर करेंगे एंड उसको उसी हिसाब से इंप्यूट करेंगे या अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। ये भी 2 BHK था, ये भी 2 BHK था, ऐसा तो है नहीं कि ये 2 BHK है, ये 10 BHK है, ठीक है। तो इसके हिसाब से रेंट को हम अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, सिमिलर एकोमोडेशन, ठीक है। आपको सिमिलर एकोमोडेशन देखना है एंड उस हिसाब से रेंट को एस्टिमेट करना है, किसके लिए, जिसके पास खुद का घर है, ठीक है। आया समझ में, सच एन एस्टिमेटेड रेंट इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट, एंड वो जो एस्टिमेटेड रेंट रहता है ना, उसको हम इम्प्यूटेड रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट हमें एक और प्रिकॉशन के बारे में दे के रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, जिसे हम चेंज इन इन्वेंट्री भी बोलते हैं, विल बी इंक्लूडेड। तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री रहता है ना, वो भी इंक्लूड होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। जिस साल में सामान बना है उसमें से कुछ सामान बिक जाता है, लेकिन कुछ सामान नहीं बिक पाता, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्लूड करी जाती है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो जो नहीं बिकता उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, एंड वो कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि ये एक कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है, ठीक है। आया समझ में, चलिए स्टॉक और इन्वेंट्री इज अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होते हैं, अनसोल्ड गुड्स होते हैं, अनयूज्ड रॉ मटेरियल होते हैं ये, या फिर हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट। अब वो अनसोल्ड स्टॉक है तो वो एक साल अगर नहीं बिका है तो वो दूसरे साल में जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो उसी साल में इंक्लूड होगी जिस साल में वो बना होगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए अब नेक्स्ट आपको और कोई चीज का, एक और चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स न्यू एंड ओल्ड, ये इंक्लूड नहीं होते। अगर आप सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, तो आप इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये जो शेयर्स और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स रहते हैं ना, ये मतलब मेयरली पेपर वर्क रहते हैं, ठीक है, जो एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती। will not be included as such transaction do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve a change of title only. वही बोला जा रहा है, पेपर वर्क रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइटल को बदलता है। टाइटल को कैसे बदलता है, जैसे कि अमन के पास किसी कंपनी के 10% शेयर्स है, ठीक है, तो उसने क्या किया, अर्चित को ये 10% शेयर्स बेच डाले, ठीक है। तो जो शेयर अमन के नाम पे थे वो अब किसके नाम पे हो गए, अर्चित के नाम पे हो गए। तो मेयरली जो है वो टाइटल चेंज होता है, ठीक है। आया समझ में। हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस। लेकिन बोला जा रहा है अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने पे या एक से दूसरे के पास जाने पर अगर कोई बीच का इंसान इनसे ब्रोकरेज ले रहा है या कमीशन ले रहा है
तो उस कमीशन या ब्रोकरेज को हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डबल काउंटिंग की, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही इंक्लूड करी जाती है, और अगर आप फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो उस वजह से क्या हो जाता है, डबल काउंटिंग हो जाता है, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड रहती है, तो हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो हमें क्या देके रखा है, इन मेजरिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। ये तो हमें पता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू इंक्लूड करते हैं। However, the problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included with the value of फाइनल गुड्स। लेकिन बोला जा रहा है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है अगर आप फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड कर दोगे। ठीक है, डबल काउंटिंग रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट more than once while passing through various stages of production। क्या बोला जा रहा है कि डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक आउटपुट जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको दोबारा से इंक्लूड कर दे रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था कि फार्मर ने व्हीट जो है किसको दिया, मिलर को दिया। ठीक है, मिलर ने उसका क्या बनाया, फ्लोर बनाया। फ्लोर बना के उसने किसको दे दिया, बेकर को दे दिया। बेकर ने उससे क्या बनाया, केक बनाया। ठीक है, एंड देन फिर ये जो केक है उसने कस्टमर को बांट दिया। ठीक है, यही चीज हमने देखी थी। हमने देखा था कि जो फार्मर है वो व्हीट मिलर को दे रहा है कितने में, 500 रुपए में, और मिलर ने क्या किया, उस व्हीट को फ्लोर में आटे में कन्वर्ट किया, तो उसने ये जो फ्लोर है वो बेकर को कितने में दिया, 700 रुपए में। ठीक है, उसने जो मेहनत करी व्हीट को आटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें उसने 200 रुपए अपना मार्जिन रखा एंड बेकर वाले को बेच दिया, वो भी 700 रुपए में। अब इस बेकर वाले ने क्या किया, कस्टमर को केक बनाकर दिया उसी आटे का यूज करके, तो इसने वो केक कितने में बेचा कस्टमर को, 1000 रुपीज में। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ ये 1000 रुपीज ही इंक्लूड होंगे, जो ये फाइनल गुड की वैल्यू है वो ही इंक्लूड होगी। ठीक है, आया समझ में? तो अगर आप 1000 में ये 700 और 500 भी ऐड कर देते हो तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस 1000 में ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल है, जो ये क्या बोल सकते हैं, इस 1000 में ऑलरेडी ये फ्लोर की वैल्यू एंड व्हीट की वैल्यू इंक्लूडेड है, जो इंटरमीडिएट गुड है उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वही एग्जांपल लेंगे, फार्मर, मिलर, बेकर एंड कंज्यूमर। ठीक है, सेम एग्जांपल दे के रखा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि फार्मर ने मिलर को 500 रुपए में व्हीट बेचा, मिलर ने जो फ्लोर है वो बेकर को बेच दिया। ठीक है, बेकर को कितने में बेचा, यहाँ पर गलत वैल्यू दे के रखिए, बेकर को उसने 700 में बेचा। ठीक है, फिर बेकर ने क्या किया, बेकर ने कंज्यूमर को बेचा, क्या बनाकर, ब्रेड बनाकर। मैंने केक बोला था, इन्होंने ब्रेड लिख दिया। ठीक है, तो बेकर ने क्या किया, कंज्यूमर को इस फ्लोर की मदद से, इस आटे की मदद से ब्रेड बनाया एंड फिर किसको बेच दिया, कस्टमर को। तो कितने में बेचा उन्होंने, 1000 रुपीज में बेचा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फार्मर है उसने वीट को 500 रुपए में सेल किया। सो बेसिकली सेल को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड फार्मर के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब उसने किसी से रॉ मटेरियल नहीं खरीदा था, उसके पास पुराना सीड्स वगैरह रखा हुआ था, उसी से उसने क्या कर दिया, वीट उगा लिया। ठीक है, आया समझ में। उसके बदले में उसने वीट जो है मिलर को बेचा, वो भी कितने में, 500 रुपए में। सो बेसिकली जो बेचने की वैल्यू होती है उसी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। एंड जिस सामान को हमने एज रॉ मटेरियल खरीदा होता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फार्मर के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0। तो वही चीज हमें दे के रखी है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फार्मर की बात कर रहे हैं तो फार्मर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जितने में उसने बेचा वो कितना है, 500। एंड वैल्यू ऑफ इनपुट जितने में उसने खरीदा वो कितना है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि उसने किसी से कुछ खरीदा ही नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एडेड या वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, तो 500 माइनस 0 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। ठीक है, इतना तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट अगर हम फ्लोर पे आते हैं, मतलब मिलर वाले ये सिचुएशन पे आते हैं, तो मिलर ने क्या किया, मिलर ने 500 रुपए में ये सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा, वीट खरीदा फार्मर से। तो ये बेसिकली जो वीट उसने 500 में खरीदा है वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है मिलर के लिए, मतलब वो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जिसे हम वैल्यू ऑफ इनपुट भी बोलते हैं। तो ये 500 रुपए का वीट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट की जगह पे। ठीक है, अब मिलर ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करके बेकर वाले को बेच दिया। ठीक है, तो जो बेचा है और जितने में बेचा है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि 700 हमें दे के रखा हुआ है। तो 700 जो है वो कितने में किस में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो जब आप 700 माइनस 500 करोगे तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेकर पर। बेकर ने क्या किया था, फ्लोर खरीदा था मिलर से। ठीक है, तो ये बेकर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड, ये बेकर के लिए रॉ मटेरियल है जिसे हम वैल्यू ऑफ इनपुट बोलते हैं। तो ये जो 700 रुपए है ये कहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इनपुट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब बेकर ने इस फ्लोर को, इस आटे को ब्रेड में कन्वर्ट किया एंड कंज्यूमर को बेच डाला कितने में, 1000 रुपीज में। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपीज है ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब 1000 माइनस 700 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, एंड वैल्यू एडेड मेथड के अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ 500, 200 एंड 300 को ऐड करना है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज का था जब हमने इन तीनों को ऐड किया। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड जो कि कस्टमर ने खरीदा है। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपीज है सिर्फ और सिर्फ यही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो फाइनल वैल्यू फाइनल गुड होता है उसी की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली इस 1000 को इंक्लूड कर सकते थे या फिर वैल्यू एडेड मेथड के अनुसार जितनी वैल्यू ऐड हुई है 500 प्लस 200 प्लस 300 उसको सम अप करके आप 1000 ऐड कर दोगे किसमें, नेशनल इनकम में। ठीक है, आया समझ में। तो जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर तो डबल काउंटिंग नहीं हो रही, लेकिन डबल काउंटिंग कब होती है, जब यहाँ पर आप 500, 700 एंड 1000 तीनों प्लस कर रहे हो, जिससे आपका आंसर क्या आ रहा है, जिससे आपका आंसर आ रहा है ₹2200। मतलब यहाँ पर आप नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड कर रहे हो, ₹2200। ठीक है, एंड इस 1000 में ये 700 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था एंड इस 700 में ये 500 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अनुसार तीनों को ऐड कर दिया एंड नेशनल इनकम में आपने 2200 डाल दिया, जिससे क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की ही वैल्यू डालनी है, जो कि कितनी है, ₹1000। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
चलिए, अब यहाँ पर हमें देके रखा है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। आप डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर टू अल्टरनेटिव, दो मेथड देके रखे हैं। सबसे पहले तो फाइनल आउटपुट मेथड, जो कि मैंने आपको यहाँ पर जस्ट बताया कि फाइनल आउटपुट देखो कितने का था, 1000, डायरेक्टली उसको इंक्लूड कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एडेड, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों तरीके से अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा और ना ही डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है, फाइनल आउटपुट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, ठीक है। In the given example, value of bread of ₹1000 sold to final consumer should be taken in the national income. वही चीज बोली जा रही है कि एग्जाम्पल में अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेड की फाइनल वैल्यू ले लेंगे जो कि कस्टमर को बेची गई थी, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। एंड ऐसा करने से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम, ठीक है। जितनी भी वैल्यू ऐड करी थी हर प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, तो उसको हम सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड उसको हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे, ऐड करने के बाद इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इन द गिवन एग्जांपल वैल्यू एडेड बाय फार्मर 500, मिलर 200, बेकर 300, दैट मींस टोटल ऑफ ₹1000 शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्या बोला जा रहा है, जो हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब फार्मर, मिलर एंड बेकर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी, 500, मिलर ने अपनी कितनी वैल्यू ऐड करी थी, 200, एंड बेकर ने कितनी करी थी, 300। तो हम क्या कर देंगे, तीनों की जो वैल्यू एडेड है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000, एंड इस 1000 को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। तो अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तब भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों मेथड सही है, दोनों में से आप किसी भी मेथड को अपना सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने अच्छे से क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड को इस्तेमाल करते वक्त, वो हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ एंड अपने मित्रों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।